बातें आस्था और विश्वास की, धर्म की, अधर्म की। आज की कहानी का विषय जीवन को सुधारना है तो सोच को बदलें। आज ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। अभी रात के 8 ही बजे थे, लेकिन बाहर ओस गिरना शुरू हो चुकी थी। वैसे तो आशा और विनय को बाहर का खाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन किसी के निमंत्रण को ठुकराया भी कैसे जा सकता है। यही सोचते हुए विनय ने आशा से कहा, वैसे ठंड तो बहुत है, लेकिन मिस्टर चोपड़ा की बेटी की शादी में जाना तो पड़ेगा ही। और कोई होता तो उसे इग्नोर भी कर दिया जा सकता था, लेकिन चोपड़ा साहब ने हमें हर मुसीबत से उबारा है, इसलिए अगर उनकी बेटी की शादी में नहीं जाएंगे तो ये तो एहसान फरामोशी होगी। इस तरह तो कोई भी इंसान किसी के आड़े वक्त में साथ नहीं दिया करेगा। विनय की बात पर आशा ने कहा, वैसे तो आज आपको ऑफिस से छुट्टी ले लेनी चाहिए थी, शादी के कामों में चोपड़ा जी का हाथ बटाने के लिए सुबह से ही उनके पास होना चाहिए था, लेकिन आज ऑफिस की छुट्टी भी नहीं कर सकते थे, ऑडिट जो था। चलिए अब देर न करिए, जल्दी चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी, ठंड भी बहुत है। आपसी विचार विमर्श करते करते विनय और आशा तैयार हुए और अपनी गाड़ी से चोपड़ा जी की बेटी की शादी में पहुंच गए। विशाल फार्म हाउस में बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था कराई थी मिस्टर चोपड़ा ने। विनय ने चोपड़ा जी को प्रणाम किया और आशा भी मिसेस चोपड़ा के साथ घुल मिल गई। कुछ ही देर में बारात अभी आ गई। द्वार चार और जयमाल के बाद विनय ने मिस्टर चोपड़ा से वापसी के लिए इजाज़त मांगी और फिर विनय और आशा अपनी गाड़ी से रात 11 बजे अपने घर के लिए विशाल फार्म हाउस से निकल पड़े। रास्ता कोई 30-35 मिनट का था, जो एक फ्लाईओवर के नीचे से गुजरता था। फ्लाईओवर के नीचे से जब विनय की कार गुजर रही थी, तब कोहरे की धुंधली में विनय ने देखा कि फ्लाईओवर के नीचे एक बूढ़ा आदमी, शायद वह भिखारी था, फटी सी एक चादर ओढ़े लेटा कांप रहा था। विनय ने कार को एक साइड किया और कार से बाहर निकलने के लिए कार का दरवाजा खोला। आशा ने पूछा, क्या हुआ, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है? विनय ने कहा कि नहीं, वो देखो एक बेचारा बूढ़ा ठंड में कैसे कांप रहा है, उसके पास कोई कंबल या रजाई नहीं है। हम लोगों की कार के अंदर जब कुल्फी बन रही है तो वो तो बूढ़ा है, वह तो ठंड के कारण मर ही जाएगा। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी में जो कंबल रखा है उसे उड़ा देते हैं। भिखारी है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। आशा बोली, क्या आप उसे ये कंबल देंगे, इतना महंगा कंबल? रहने दीजिए, इन लोगों की तो ये आदत ही होती है फटे हाल रहने की। आप उसे कंबल देंगे तो ये निश्चित ही उसे बेच देगा, खुद यूं ही फटे हाल ही रहेगा। लेकिन विनय का दिल आशा की बात को मानने से हर बार इनकार कर रहा था। उसने कहा, नहीं यार आशा, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं उसे इस कंबल को उड़ा देता हूँ। आशा बोली, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं क्या कर सकती हूँ। विनय ने कार की पिछली सीट पर रखा कंबल उठाया और उसे बूढ़े भिखारी को, जो कि फ्लाईओवर के नीचे बने फुटपाथ पर सोने का अथक प्रयास कर रहा था, उसे ले जाकर उड़ा दिया। उस बूढ़े ने आंखें खोलकर देखा और विनय को आशीर्वाद देते हुए बोला, भगवान तुम्हारा भला करे, बाल बच्चे तरक्की करें तुम्हारे बेटा। विनय ने कहा, प्रणाम बाबा, अब आप आराम से ये कंबल ओढ़ के सोना, ठंड बहुत है। और वापस अपनी कार में आकर कार ड्राइव करने लगा। आशा बोली, विनय देख लेना, ये बूढ़ा इस कंबल को सुबह होते ही किसी कोई हाथ बेच देगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो कल फिर से आकर देख लेना, ये वही फटी चादर ओढ़े लेटा होगा। आशा की बात पर विनय बोला, अब वह जो चाहे करे, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार अपने वो दिन याद आ रहे थे जब हमारे पास भी एक पुरानी रजाई थी, जिसमें से जगह जगह से आसमान दिखाई पड़ता था, यानी उसकी रुई अनगिनत जगहों से टूट चुकी थी और हम दोनों उसी रजाई में अपनी ठंड को ना महसूस करने की नाकाम कोशिशें रात भर करते रहते थे। और एक दिन रात को जब मिस्टर चोपड़ा आए थे और तुम्हें बुखार था, उस समय तुम वही रजाई ओढ़े लेटी थी। मिस्टर चोपड़ा ने उस समय क्या किया था, याद है तुम्हें? आशा ने कहा, अच्छी तरह याद है। मिस्टर चोपड़ा ने उस तुरंत ही अपने मोबाइल से डॉक्टर को कॉल की थी और डॉक्टर ने आकर ही बताया था कि मुझे ठंड लगी है, जिससे मुझे निमोनिया होने का अंदेशा था। विनय ने कहा, और फिर? आशा बोली, फिर मिस्टर चोपड़ा ने मेरी रजाई देखी और तुरंत ही यह कहकर चले गए, अभी मैं 15 मिनट में आता हूँ। और जब वो आए थे तब उनके हाथों में एक मोटी रजाई थी और हाथ में डॉक्टर द्वारा लिखी हुई दवाइयाँ, दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, जिन्हें देखकर अपनी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर आपको मिस्टर चोपड़ा ने एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा था, कल सुबह यहाँ चले जाना,
मैंने इस कंपनी के डायरेक्टर से तुम्हारी नौकरी के लिए बात कर ली है। हाँ, और आज मैं आशा उसी कंपनी मैनेजर की हैसियत से काम कर रहा हूँ। लेकिन आशा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बूढ़ा आदमी हमारे कम्बल को बेचेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, कल मकर संक्रांति पर ऑफिस वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है शाम को कुमार होटल में, जिसमें सभी एम्प्लॉइज़ को विद फैमिली पहुंचना है। कुमार होटल आने जाने का रास्ता भी इसी रास्ते से होकर गुजरता है जिस पर अभी हम लोग चल रहे हैं। देख लेंगे कि क्या ये बूढ़ा आदमी हमारा कम्बल ओढ़े लेटा है या फिर कम्बल को बेच देता है। आशा बोली, ठीक है, देखिएगा, मेरी बात सच साबित होगी। विनय ने कहा, ओके, अब उतरेंगी मैम साहब, हम घर पहुंच चुके हैं। जी हाँ मैडम, घर आ गया। ठंड के मारे उंगलियां जम सी रही हैं। आशा, एक काम करेंगे, पहले गरम गरम कॉफ़ी बनाएंगे। आशा बोली, नहीं यार, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, मैं तो रजाई में घुस जाने वाली हूँ बस। मैंने बोला, ओह, मैं आपसे कब कह रहा हूँ मैम साहब, बंदा हाजिर है आपकी सेवा के लिए। अब चलें भी, गाड़ी गैराज में करनी है। दूसरे दिन मकर संक्रांति थी। विनय अपने ऑफिस से जल्दी ही घर आ गया। आशा भी तैयार थी। दोनों तुरंत ही कुमार होटल के लिए रवाना हो गए। ऑफिस में सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ आए हुए थे। पार्टी शुरू हो चुकी थी। नाच गाने वाने को हंसी मजाक के कार्यक्रमों के चलते रात के 11:30 बज गए थे। बाहर ठंड भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। आशा और विनय अपनी गाड़ी से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहते थे क्योंकि बाहर कोहरा बढ़ता ही जा रहा था। गाड़ी दौड़ती हुई आज फिर उसी रास्ते पर पहुंच चुकी थी जहां एक बूढ़ा आदमी फटी चादर ओढ़े लेटा ठिठुरता हुआ सोने का प्रयास कर रहा था। आशा उसे देखते हुए तुरंत विनय से बोली, देखा, मैंने कहा था ना, वह आपके दिए हुए कम्बल को बेच देगा और खुद वही फटी पुरानी चादर ओढ़कर ही सोएगा। विनय ने आशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी साइड में करते हुए रोकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, आशा उतरकर उस बूढ़े आदमी के पास गई और जोर से बोली, ए बाबा, कल आपको एक कम्बल दिया था ओढ़ने के लिए, उसे बेच दिया ना। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी फटी चादर से अपना मुंह बाहर करके आशा और विनय को देखा और उठकर बैठ गया। बोला, बेटी, हमने वो कम्बल बेचा नहीं, तुम्हारा दिया हुआ कम्बल वो देखो, वो औरत ओढ़े हुए है, वह विकलांग है, उसके पास तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। लोग भीख देते वक्त भी उसे बुरी नज़रों से देखते हैं, ऊपर से ये कड़ाके की ठंड। मेरे पास कम से कम ये पुरानी फटी हुई चादर तो है बेटा, उसके पास यह भी नसीब नहीं है, सो मैंने वो कम्बल उसे उड़ा दिया है। आशा ने उस ओर देखा जिधर बूढ़े आदमी ने इशारा किया था। आशा ने देखा एक औरत वही कम्बल ओढ़े सो रही थी जिसे कल विनय ने बूढ़े भिखारी को दिया था। आशा हतप्रत रह गई। वह चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई। विनय भी उसी के साथ गाड़ी में आकर गाड़ी की सीट बेल्ट चढ़ाकर बैठ गया और गाड़ी ड्राइव करने लगा। तभी आशा बोली, अभी हम लोगों को फिर से यहीं आना होगा, घर में एक और कम्बल रखा है, वो इस बूढ़े बाबा को देना होगा, वरना ये यूं ही ठंड के कारण मर जाए। विनय ने कहा, देखा, मैं ना कहता था ये कम्बल बेचेगा नहीं, मेरी दिल की आवाज़ सच निकली और अब तुम भी उसको एक और कम्बल देने की बात कर रही हो। कहने का आशय यही है दोस्तों कि किसी के लिए जब हम कोई विचारधारा बनाते हैं, हमेशा वह सच नहीं होती। बिना परखे हमें किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें उसी पर विश्वास करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। बुरे कर्म करने से बचना ही धर्म है और ना बचना ही अधर्म है। अगर हम अपनी सोच को बदल लें तो जीवन में स्वतः ही बदलाव आ जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दें। अगले शुक्रवार पुनः मिलूंगा हृदय के तारों को झकझोरने वाली कहानी के साथ आपके अपने YouTube चैनल आस्था के आंसू पर। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, श्री राम पुनः अयोध्या में अपने जन्मभूमि पर पदार्पण कर रहे हैं, इसलिए उनकी आगमन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।